पीछे एक सत्संग में मैंने बात कही कि कौन सा डिसीजन सही होता है। एक ऐसा निर्णय जिस निर्णय को लेने के बाद भीतर सुकून महसूस हो, एक राहत जैसी महसूस हो, ऐसा लगे जैसे बोझ हट गया माथे से। तो इस तरह के जो डिसीजन है जो अपनी छाया में सुकून शांति लेकर आते हैं, वे सदा हमारे जीवन के लिए हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और जरूरी नहीं कि दूसरे का डिसीजन भी वैसा ही हो, हमारा भी वैसा ही हो। किसी का स्वधर्म अलग है, किसी का स्वधर्म अलग है। कोई फाइट करके राजी है, कोई लेट गो में राजी है, और अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग निर्णय होते हैं। तो उसी से संबंधित जो प्रश्न मेरे पास आया वो छाया का प्रश्न है। छाया कह रही है कि आपने जो निर्णय की बात की, जैसे कभी किसी के साथ झगड़ा होता है या कुछ बहस हो जाती है तो मैं रिएक्ट करती हूँ और बोल भी देती हूँ और फिर रिलैक्स भी फील करती हूँ, पर बाद में ये भी सोचती हूँ कि उसे कैसा फील हुआ होगा, उसे बुरा लगा होगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इस संबंध में पूछा कि हाउ डज दिस मैच, क्योंकि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि जिसके बाद आप सुकून शांति महसूस करते हैं, तो छाया अकेली नहीं है। मुझे लगता है हम सबका ये अनुभव होगा कि किसी से झगड़ा झंझट हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक बार अच्छे से पेल दो, जो बोलना है बोल दो सब, उसके बाद बड़ी शांति सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा हल्के हो गए, सब अपना जो मन में भरा था, जो कहना था वो कह लिया, नाउ आई एम गुड। तो फिर मन में प्रश्न उठता है, क्या ये सही है? क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद फिर यह भी ख्याल में आता है कि सामने वाले को कैसा लगा होगा। मैं तो हल्का हो गया, लेकिन क्या सामने वाला भी हल्का है? कि मैंने अपना भारीपन उसके ऊपर उड़ेल दिया, कि मैंने अपने घर की सफाई तो कर ली, मैंने अपना कचरा तो साफ कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने मेरा कचरा जो है वो दूसरे के घर में फेंक दिया, दूसरे के आंगन में फेंक दिया। तो ये जो थोड़ा सा जो अंतर्द्वंद है, इसे थोड़ा साफ करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने कहा और ये जो सिचुएशन है इसमें कैसे डील किया जाए। तो अलग अलग पहलू से इसे देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मैं निर्णय लेने की बात कह रहा हूँ वो कॉन्शियस निर्णय लेने की बात कह रहा हूँ। याद रखना ये फर्क है। टू कॉन्शियसली डिसाइड एंड एक्ट is different from reacting to something unconsciously, immediately। इन दोनों में बड़ा फर्क है। तो जिसे छाया कह रही कि जैसे किसी से झगड़ा हुआ, बहस हुई, तो उस बहस में, उस झगड़े में जो अंदर से आया वो बोल दिया, दे धनाधन धनाधन धनाधन, और उसके बाद शांति। ये बिल्कुल ऐसा है कि प्रेशर कुकर है, नीचे आग जल रही है, भाप बढ़ती चली जा रही है, और एक सीमा तक ये भाप जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर रह सकती है। उसके बाद वो वेट जो ऊपर लगा है प्रेशर कुकर के ऊपर, उसे हटाकर ये सारी स्टीम बाहर निकल जाती है। तो हम सब जो है वो, सच पूछो तो प्रेशर कुकर की तरह है। ये जो जगत है, आसपास की जो सिचुएशंस हैं, ये उस ताप, उस अग्नि की तरह है जो निरंतर इस प्रेशर कुकर को सेक दिए चली जाती है। और फिर हमारा संयम है, ये जो संयम है ये प्रेशर कुकर के ऊपर लगा वेट है। तो बहुत देर तक बहुत लोग, अब प्रेशर कुकर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, किसी का कुकर बड़ा है, किसी का कुकर छोटा है। एंड माइंड यू, ये जो प्रेशर कुकर है ये फिजिकल साइज और प्रेशर कुकर की कैपेसिटी, उसका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। कोई फिजिकली कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसके अंदर का जो प्रेशर कुकर है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो हो सकता है बहुत कम, बहुत छोटी, और खट से सीटी बच जाए। और कभी कोई बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति है,
शरीर से छोटा सा लगता है, लेकिन वो इतना कुछ अपने अंदर समाने की कैपेसिटी रखता है कि उसकी सीटी बहुत देर तक ना बजे। लेकिन जब प्रेशर है तो सीटी बजेगी, प्रेशर रिलीज होगा। और ये जो रिलीज ऑफ प्रेशर है, इसके बाद एक हल्कापन महसूस होता है, एक रिलैक्सेशन महसूस होती है, एक शांति, एक सुकून महसूस होता है। लेकिन यह सूडो शांति है, यह झूठा सुकून है, क्योंकि ये बहुत थोड़े समय के लिए उपलब्ध हुआ। थोड़ी देर में उस सेंक के साथ, उस अग्नि के साथ, उस तपन में फिर से भीतर प्रेशर बनेगा, फिर से सीटी बजाने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर से अपने मन की जो भड़ास है वो बार 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 निकालनी पड़ती है। अगर अंदर ही अंदर समाये रखो, वो वेट को हटने भी मत दो कभी भी लाइफ में, तो बहुत संभावना है कि एक दिन प्रेशर कुकर ही फट जाए। यानी एक ब्रेकडाउन जैसी स्थिति, एक मेंटल ब्रेकडाउन, आप इमोशनल ब्रेकडाउन, ऐसी अवस्था में आप अपने आप को पाए कि जैसे भीतर से सब टूट गया एक दिन। तो सीटी ना बजे, उससे अच्छा है सीटी बज जाए। और मैं आपसे कहूं, कभी कभी बहुत अच्छा है कि जिनकी सीटी लगातार बजती रहती है। देखते हो ना, प्रेशर कुकर में कोई कोई प्रेशर कुकर होते हैं, उनका जो वेट का सेटिंग कैसा रहता है, वो बस दाल पकने रखी है आपने, अगर याद करो किचन का समय, तो थोड़ी थोड़ी देर में फुस 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 वो सीटी बजती रहती है। अब ये सीटी किसी को नुकसान नहीं दे रही, फुस 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 फुस। और उसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, घर के वो लोग जो पूरा टाइम कट 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 करते ही रहते हैं, सब पूरा टाइम कच 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 कच। हो क्या रहा है, वो भीतर का प्रेशर जो है वो लगातार रिलीज करते चले जा रहे हैं, लगातार रिलीज करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इकट्ठा हो गया। जितना इकट्ठा हुआ उतने जोर से सीटी बजेगी, और सीटी नहीं बजी तो किसी दिन प्रेशर कुकर फटेगा। और मुझे लगता है कि हम सब ने इस तरह के अनुभव किए हैं। हमें पता है छोटी सीटी का अर्थ, हमें पता है जब सीटी जोर से बजती, हमारी सबकी बजती, कितने लोगों की बजती, कभी ना कभी तो बजती है ना। और कुछ एक लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल प्रेशर कुकर फटने जैसा एहसास भी हुआ होगा, खुद से नहीं, किसी और को लेकर। खासकर वो लोग जो घर में या अपने सर्किल में जो बोलते नहीं, कभी कुछ कहते नहीं, बहुत बहुत दबे दबे चुप चुप रहते हैं, फिर लेकिन एक दिन वो फट पड़ते हैं। और जब वो फटते हैं तो हर कोई आश्चर्यचकित होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेशर कुकर फटने से हर कोई अचंभे में आ जाता है कि ये क्या हुआ, व्हाट रियली हैपेंड। तो ये अनुभव हम सबके पास है। मैं जिस सुकून की बात कह रहा हूँ, ऐसा सुकून के कोई आसपास का जो ताप है वो आपको तकलीफ ना दे, आपको कोई तकलीफ ही ना दे। आप जानते हुए, देखते हुए चल रहे हो कि जगत का स्वभाव जैसा है वैसा है, लेकिन आप उसको रिएक्ट नहीं करते हो, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। ओशो ने बड़ा भेद किया है रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन है अनकॉन्शियस, अचानक, सडन, आपको भी पता नहीं कि आपने क्या कह दिया, क्या कर दिया, थोड़ी देर के बाद होश आता है। और रिस्पॉन्स ओशो कहते हैं, जिससे शब्द बना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसका मतलब जिम्मेवारी नहीं है, याद रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है रिस्पॉन्ड, होश पूर्वक अपनी परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड करने की क्षमता, एक्ट करने की क्षमता, क्या करना, क्या नहीं करना, कितना करना, कैसे करना, यह जो क्षमता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक तो ये याद रखने जैसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ड्यूटी, नॉट जिम्मेवारी। ड्यूटी जिम्मेवारी होती है। लोग बड़ा गलत ढंग से इसको प्रयोग करते हैं, इस शब्द को, कि फला फला तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, घर में कुछ हो रहा तो उसे मैनेज करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, ड्यूटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी में भेद है। ड्यूटी आपके गले आन पड़ी और आप एन केन प्रकारेण
होश में, मूर्छा में, जैसे भी आप निभा रहे हो, आप अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेवारी आप पूरी करते हो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है होश पूर्वक, इंटेलिजेंटली आप कुछ कदम उठाते हो जो भी जरूरी है। और कभी कभी कोई कदम ना उठाना भी कदम उठाना ही है। रिमेंबर दैट टू नॉट एक्ट इज ऑल्सो टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। समटाइम्स इट इज नॉट नीडेड दैट यू रिएक्ट। जैसे हाथी चल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, आपने कभी देखा हाथी को रिएक्ट करते? हाथी अपनी मौज में, अपनी मस्ती में चला जा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। अब हाथी तो आजकल नहीं होते शहरों में, आपने तो कभी देखे नहीं होंगे। तो दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ। ट्रैफिक देखो, सड़क पे गाड़ी निकलती है और कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं, है ना? अब हाथी कहाँ से लाएं, गाड़ियाँ तो हैं, तो गाड़ी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं। तो कुछ ड्राइवर हैं जो उसको रिएक्ट करते हैं, वो गाड़ी को रोकते हैं, ब्रेक मारते हैं, कुछ उपाय करते हैं कि क्या हुआ। और कुछ ड्राइवर हैं जो अपनी मौज में, अपनी स्पीड पे बड़े मज़े से चले जा रहे हैं। तो जिसने कुछ भी नहीं किया, जो अपनी मौज से अपने रास्ते निकल गया, याद रखना उसने रिएक्ट नहीं किया, ये उसका रिस्पॉन्स है। कुछ भी नहीं करना भी रिस्पॉन्स हो सकता है, और जरूरत पड़ने पर कुछ करना भी रिस्पॉन्स हो सकता है। तो इंटेलिजेंटली, with awareness, this ability to take a call कि इस क्षण में, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड है। तो हम अपनी परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमें खोज लेना है। तो छाया ने जो परिस्थिति अभी कही कि किसी से बहस हो गई, झगड़ा हो गया, और हमने भी कुछ 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 बोल दिया, अपना कह दिया, 99% ऑफ द टाइम इट इज अ रिएक्शन। बहुत कम लोग हैं जो होश पूर्वक, जानते हुए कि इस परिस्थिति में आवाज ऊंची करना जरूरी है, और आवाज ऊंची करते हो, कि इस परिस्थिति में कुछ कह देना जरूरी है और कहते हो। 99% ऑफ द टाइम तो बस इधर ट्रिगर, इधर रिएक्शन, रिमोट कंट्रोल के जैसा। इधर रिमोट दबाया और इधर चैनल बदल गया। और आपको पता है ना कि रिमोट जो है वो टीवी के पास नहीं होता। रिमोट कंट्रोल जो है वो सदा दूसरे के पास होता है। तो इस केस में हो क्या रहा है, आप तो बन गए टीवी, और आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है। किसी ने आपके साथ एक खास तरह का व्यवहार किया, आपके टीवी पर वैसा वैसा चैनल चलने लगा। किसी ने आपकी प्रशंसा की, तारीफ की, आपको बहुत प्यार जताया, अब आपके टीवी पर भी एकदम प्यार भरा चैनल शुरू हो गया। किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने गुस्सा किया, किसी ने गाली दी, कुछ गलत सलत अंट संट कुछ बोल दिया। अब आपके टीवी पर भी एकदम वो जो हॉरर मूवी चलनी शुरू हो गई कि एकदम सन्नी देओल आ गए कि पंप उखाड़ दे और न जाने क्या कर दे। तो रिमोट सदा दूसरे के हाथ में, यानी हमारा जो रिएक्शन है ये गुलाम हो गया, और परिस्थिति हमारी मालिक हो गई। ओशो सिखाते हैं द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, यानी कि मालिक हम रहें। परिस्थिति जो भी हो, हम चुनाव करें कि हम इस परिस्थिति में कैसा इसका उत्तर दें, कैसे हम रिस्पॉन्ड करें। तो जीवन में सदा सदा छाया, पहली बात, और सबसे कह रहा हूं, पहली बात ध्यान रखने जैसी है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। जहां तक हो सके, रादर देन रिएक्टिंग एवरी डे, लेट अस ऑल लर्न टू रिस्पॉन्ड। होगी, भूल होगी, पुरानी आदतें हैं, फिर बह गए, फिर खो गए, नथिंग रॉन्ग विद दैट। क्यों, मैं आपको पहले कह चुका हूं, सीटी बजने
को दबाने से अच्छा है कि सीटी बज जाए, नहीं तो बड़ा नुकसान है। थोड़ी सीटी बच जाए वो बेहतर है, लेकिन उससे भी बेहतर और भी बेहतर उपाय हैं जब सीटी बजने की जरूरत ही नहीं, व्हेन यू आर नॉट अंडर प्रेशर। आपके भीतर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा। ये प्रेशर बिल्डअप कब होता है? जब हम बेहोश होते हैं, जब हम मूर्छित होते हैं। प्रेशर बिल्डअप कब होता है? जब मैं और मेरा से हम आइडेंटिफाई करते हैं। मूर्छा क्या है? यही तो मूर्छा है ना, मैं और मेरा का भाव। ये मैं और ये मेरा, और जैसे ही लगे कि इस मैं पर कोई आंच आ रही है, मेरे पर कुछ आंच आ रही है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, तभी प्रेशर आ जाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन, हमारी ईगो आइडेंटिटी, ये मूल कारण है प्रेशर का। तो होश को रोज 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 गहराते चले जाना है। साक्षी भाव मदद करेगा कि प्रेशर बने ही नहीं, एक डिटैचमेंट हो जाए। उदाहरण मैं आपसे कहूं, आप कभी कॉलेज में स्कूल का समय याद करें, पुराना जमाना जब पेन जेब में लगाकर चलते थे, तो कभी कभी कोई कोई पेन है उसकी स्याही लीक कर जाती थोड़ी। या कोई और समय याद कर लीजिए कि आपकी शर्ट, आपकी कमीज, आपने जो भी पहना है उस पर कोई छींटा लग गया, उसके ऊपर कोई दाग लग गया, और कोई आपको आकर बताता है, कहता है कि देखो तुम्हारी कमीज पे दाग लगा है। तो तुम क्या रिएक्ट करते हो? जनरली क्या कहोगे? यू विल से थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, मेरे ध्यान में नहीं था। लेकिन कमीज तक तो ये बात ठीक है, शर्ट तक तो ये बात ठीक है, लेकिन आपके व्यवहार पर, आचार पर, आपके संबंध में कोई कह दे कि तुम में ये दाग है, तब हम कैसा रिएक्ट करते हैं? तब हम थैंक यू नहीं बोलते, तब हम नहीं कहते कि ओ सो नाइस ऑफ यू, तुमने जताया। कोई कहते यार तुम कभी कभी बड़ा गुस्से वाला व्यवहार करते हो, बड़ा तुम ऐसी हरकत कर देते हो, तब हम इसी तरह से नहीं लेते कि ये दाग है और दाग साफ हो सकते हैं। उस सर्फ एक्सल है ना, दाग ढूंढते रह जाओगे। तो ऐसे स्पिरिचुअल सर्फ एक्सल भी है, सारे दाग साफ हो सकते हैं। जो भी दाग हो, मन के हो, इमोशनल हो, जो भी दाग हो, लेकिन हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है उसका फर्क है। हम अपनी कमीज को अपना होना नहीं समझते। आई एम नॉट माई शर्ट, so if there is something wrong with my shirt, I'm grateful, I'm thankful if somebody points out, and then I'm ready to clean that shirt, I'm ready to do something about it. I don't say, how can you say that to me? How can you say that about my shirt? This is my shirt and let it be the way it is. नहीं, लेकिन तुम्हारे आचार व्यवहार के लिए कोई कहता है, आप कहते हो मैं ऐसा ही हूं, टेक इट और लीव इट। आइडेंटिफिकेशन है, शर्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, शरीर के साथ, अपनी सोच के साथ, अपनी इमोशंस के साथ हमारी आइडेंटिफिकेशन है। इसलिए हम ये प्रेशर महसूस करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि कुछ मेरे विरुद्ध हुआ। तो एक तरफ है रोज रोज ध्यान, साक्षी भाव, जो इस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ता चलेगा। आपको धीरे धीरे यह गहराने लगे अपने में कि यह शरीर, सोच, इमोशंस, ये सब परिधि पर है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा होना नहीं है। ये लहरें हैं जो आती हैं और विदा हो जाती हैं। तो प्रेशर ही नहीं, then the ability to respond will be different. और दूसरी तरफ, जैसे ही भीतर से
उस आइडेंटिफिकेशन को नोट करो, वहीं ठहर जाओ। अभी शुरू शुरू में तो वो आइडेंटिफिकेशन टूट तो नहीं गया, समाप्त तो नहीं हो गया, लेकिन बार बार वो आइडेंटिफिकेशन आके घेर लेगी। बार बार आप उसी मूर्छा में चले जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि ये मेरे ऊपर ही अटैक हो रहा, ये मेरे ही लिए कहा जा रहा, ये जो भी हो रहा है। तो you will want to react, but in those moments again become aware कि जो मैं कह रहा हूं, कर रहा हूं, is that what I really want? या there is a better way to respond. तो साधक में, संसारी में, याद रखना सदा यही फर्क रहेगा। संसारी की दृष्टि सदा दूसरे पर है कि दूसरे ने मुझे ऐसा कहा, दूसरे ने मेरे साथ ऐसा किया, अब इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा और मैं ऐसा करूंगा। साधक कहता है दूसरे ने जो भी कहा वो अपनी जगह, मेरे भीतर उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, मेरे भीतर उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, मैं उसे देखूं और फिर होश पूर्वक जो करने जैसा है वह करूं, वैसा डिसीजन लूं। तो छाया जब कह रही हैं कि किसी से झगड़ा करके, बहसबाजी में उनको कुछ कुछ बोल के एक हल्कापन तो महसूस होता है, वो बिल्कुल सही है, किसी को भी होगा, क्योंकि मन की भड़ास निकल गई, वो जो प्रेशर भरा हुआ था वो रिलीज हो गया। लेकिन ये बड़ी टेम्परेरी सिचुएशन है, फिर प्रेशर बढ़ेगा, फिर रिलीज करना पड़ेगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा, फिर रिलीज करना पड़ेगा। और प्रेशर जब रिलीज हुआ तो पहला ख्याल तो ये है कि हम रिलैक्स हो गए, लेकिन साथ ही साथ अगर आप सेंसिटिव हो, अगर आप संवेदनशील हो, जो कि छाया है, अनेक लोग ऐसी संवेदनशीलता नहीं रखते। छाया के पास एक संवेदनशीलता होने के बाद उसे यह फिक्र हो रही, उसे यह ख्याल आ रहा है कि मेरे कहने से दूसरे को ठेस पहुंची होगी, उसे खराब लगा होगा। ये याद रखना, ये एक इवॉल्व्ड अवस्था है, ये बड़ी ऊंची और कहो कि गहरी चेतना की अवस्था है, जहां सिर्फ आप मैं और मेरा में नहीं उलझे, आपको दूसरे का भी कुछ ख्याल आना शुरू होता है। आप महसूस करते हो कि मैंने मेरे आंगन की सफाई तो कर ली, लेकिन मैंने कचरा किसी और के घर डाल दिया। अब उसे इस कचरे के साथ डील करना पड़ेगा, उसे तकलीफ होगी। एंड इफ यू आस्क मी, तो मैं कहूंगा हम इंसान होना तभी शुरू करते हैं जब हमें दूसरे की फिक्र होनी शुरू होती है, उसके पहले हम इंसान नहीं हैं, उसके पहले हम इंसान नहीं हैं। हम मशीन की भांति हैं, हम पशुओं की भांति हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। इंसान होने का गौरव तभी मिलता है जब आप दूसरे के प्रति भी संवेदनशील होना शुरू करते हो। अब तनाव बढ़ गया, अब तनाव बढ़ा, क्यों? आपको ख्याल में आ गया मेरा कचरा तो हल्का हुआ, लेकिन दूसरे के घर में मैंने फेंक दिया, अब प्रायश्चित भी होगा। डिपेंड्स आप कितने संवेदनशील हैं, तो प्रायश्चित भी होगा कि अरे ये तो भूल हो गई मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मजे की बात है, हम सबको कभी ना कभी लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अक्सर करने के बाद ही यह एहसास होता है। होश का अर्थ है करने के पहले यह एहसास हो जाए कि जो मैं करने जा रहा हूं इससे किसी और को ठेस पहुंचेगी, किसी और को तकलीफ होगी, किसी और को नुकसान होगा। ध्यान मदद करेगा,
होश मदद करेगा कि हम कैसे इस कुछ उपाय खोजें जिससे मेरे घर का कचरा भी साफ हो जाए और मैं किसी दूसरे के आंगन में भी वह कचरा नहीं फेंकूं। ओशो ने उपाय दिए हैं। डायनामिक मेडिटेशन है, जिब्रिश है। आप को किसी चीज की परेशानी है, आप बेचैन है, जाओ जाके दौड़ लो, चीख लो, चिल्ला लो, तकिए को पीट लो, हल्के हो जाओ। और हल्के होने के बाद याद रखना, जो बाहर की परिस्थिति है वो नहीं बदली है, वो वही है। अब होश पूर्वक निर्णय लेना है कि इन परिस्थितियों के साथ कैसे डील करें। अभी तक हम मूर्छा में जो भीतर से आया वो कर देते थे, बस अचानक से कुछ तो चीर फाड़ कर दिया। उसकी जगह इतना ही उपाय करना है कि हम जो भी निर्णय लें, हम जो भी करें वह होशपूर्ण करें। अब होश में आकर जब निर्णय लेना है तो कैसे पता चले कि कौन सा निर्णय सही है। कभी कभी हार जाने का निर्णय भी सही हो सकता है, कभी कभी कुछ छोड़ देने का निर्णय भी सही हो सकता है, कभी कभी कुछ टाल देने का निर्णय भी सही हो सकता है, और कभी कभी कॉन्फ्रंटेशन का निर्णय सही हो सकता है। कभी जो घाव है वो धीरे धीरे नासूर न बनता चला जाए, उसके लिए उसे ऑपरेट करने का निर्णय भी सही हो सकता है। लेकिन ये सही निर्णय आएगा कब? जब हम होश से भरे होंगे। और उसकी निशानी मैंने आपसे कही कि कैसे पता पड़े कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं, लेने जा रहा हूं, वह एकदम सही है या नहीं है। ऐसा निर्णय जिस निर्णय की कल्पना मात्र से आप सुकून से भर जाओ। आपने कुछ किया नहीं, आपके भीतर एक गहरे विश्राम की अवस्था बन जाए। दिस इज द वे। मैं आपसे कहूं, कुछ छोड़ देना, कुछ नुकसान उठा लेना, जो है उसे ऐसा ही स्वीकार कर लेना। हमें लगता है कि उसी में सिर्फ यह सुकून महसूस होगा। नहीं, इतना ही नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक शख्सियत जैसे भगत सिंह हुए। अब उन्होंने छोड़ नहीं दिया। जो अन्याय उन्होंने देखा, जो अन्याय होता उन्होंने महसूस किया, वो अपनी जीवन ऊर्जा की जो अभिव्यक्ति थी उन्होंने उसका साथ दिया। उनकी जो जीवन ऊर्जा है वो योद्धा की है। उनकी जीवन ऊर्जा कह रही है कि अन्याय सहना नहीं है, उसके लिए कुछ करना है। तो कभी कभी यह निर्णय भी कि देश की खातिर जो हमें, हमारे देशवासियों को, हमारे अपनों को, या अपना भी ना कहें, देशवासी भी ना कहें, हम सिर्फ इतना ही कहें कि वो लोग जो इंसानियत के दुश्मन हो गए, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना भी जरूरी है। उन्होंने अपने अंदर वही आवाज सुनी कि इसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, और जानते हुए कि इसका अंजाम क्या होगा। नोइंग परफेक्टली वेल द एंड इज डेथ। लेकिन जानते हुए, समझते हुए उन्होंने यह चुनाव किया कि नहीं, ये जीवन तो इसी काम का है, इसी नाम लगाऊंगा,
और लगा दिया। तो उनके जीवन का शिखर क्या है? जब उन्होंने अपनी इनर कॉल को सुना और होशपूर्वक, ऐसा नहीं कि इधर गुस्सा आया और इधर वो जिसने आतंक मचाया उसको उड़ा दिया और फिर जेल चले गए और फिर अचानक से लगा अरे ये क्या हो गया, ये तो गलती हो गई, ये तो मुझे नहीं करना था, हे भगवान अब फांसी चढ़ेगी। नहीं, होश पूर्वक जानते हुए किन से लड़ रहे हैं। लेकिन यह भी जरूरी है, और आपको इतिहास में ऐसी अनेक गवाहियां मिलेंगी, संतों की गवाहियां मिलेंगी। जीसस का उदाहरण देना चाहता हूं। कल क्रिसमस था, जीसस को सूली पर लटकाया गया। आपको पता है सूली पर लटकाने से पहले भी पॉन्टियस पायलट, जिसने यह डिसीजन दिया, जिसने यह निर्णय लिया, क्योंकि राजपाट उनका था, उसने कहा कि देखो तुम भले आदमी लगते हो, अच्छे इंसान लगते हो, क्या जरूरी है सूली चढ़ना? मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे पास तुम्हें सूली देने के सिवा और कोई चारा नहीं। तुम क्यों नहीं कह देते, झूठा ही कह दो। तुम क्यों नहीं कह देते कि मैं परमात्मा का पुत्र नहीं हूं? जानते हो ना सबसे बड़ी तकलीफ क्या हुई थी? ये इंसान घोषणाएं करता फिर रहा है, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड, कि मैं हूं वो मसीहा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम क्यों नहीं मान जाते? तुम कह दो कि चलो ऐसा नहीं है, गलती हो गई, मैंने कह दिया, अपने शब्द वापस ले लो, बात खत्म हो गई। कोई सूली नहीं चढ़ाएगा, कुछ नहीं, तुम अपनी मूवमेंट को कहीं और ले जाओ, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं और जाके कार्य करो। सुकरात के साथ यही हुआ, सोक्रेटिस को पॉइजन किया गया, आपको ख्याल में होगा। तो सोक्रेटिस के लिए भी यही घटना घटी, उसे कहा गया कि तुम ये जो शिक्षा दीक्षा देते हो ये देश से बाहर कहीं और जाके दो, यहां मत दो। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तहजीब, यहाँ की जो मुख्य विचारधारा है, जो नॉर्म है, उसके खिलाफ है तुम्हारी बातें, तुम कहीं और जाके करो। तो हमें कोई पड़ी नहीं कि हम तुम्हें जहर दें, हम तुम्हें मारें, तुम यहां से चले जाओ। और सुकरात ने कहा नहीं, मैं यहीं रहकर मरना पसंद करूंगा। He heard his inner call, and not only his inner call, he heard the divine call कि अब इस समय में, इस युग में, इस काल में, इस देश में क्या जरूरी है। अगर उसके लिए कुर्बानी जरूरी है तो मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं। मंसूर को कुर्बान होना पड़ा, किस लिए? सिर्फ यह घोषणा, अनल हक। कह देते नशे में था, गलती से बोल दिया, होश नहीं था, बराबर ख्याल नहीं था, चलो मैं क्षमा मांगता हूं, माफी हो जाती। नहीं, अपनी बात पे टिके रहे, अपनी बात पे टिके रहे। अनेक अनेक ऐसी घटनाएं आप पाओगे जहां मरने या मारने का डिसीजन भी लिया गया, लेकिन वह भी अंततः सुकूनदायी था, तभी लिया गया। जिसमें बड़ा भला छुपा हो, याद रखना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ऐसा निर्णय, और इस बहुजन में आपका शामिल होना जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अदरवाइज डिसाइड किया। एक बहुत लंबे समय तक ये पूरी पृथ्वी यही मानती आई कि पृथ्वी जो है ये केंद्र पर है, और चांद सितारे सूर्य उसके आसपास घूमते हैं, सब आसपास उसके चक्कर काटते हैं।
सामान्यतः लोग यह भी मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, वो गोल नहीं है, वो फ्लैट है। अगर तुम चलते चलो चलते चलो चलते चलो एक दिशा में, एक दिन पृथ्वी का अंत आ जाएगा और वहां से तुम अचानक गिर जाओगे गहरे एबिस में, गहरी खाई में। तो गलीलियो नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने पहली बार वो मॉडल तैयार किया जिसमें उन्होंने बताया कि देखो, पृथ्वी केंद्र नहीं है, सूर्य केंद्र है। चांद, सितारे और पृथ्वी, यह सब सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। लेकिन बाइबल ये नहीं मानती थी, अथॉरिटी ये नहीं मानती थी। तो उन्होंने कहा कि देख भाई गलीलियो, तेरा भी वही हाल होगा जो बाकी सबका होता है, जो बाइबल के अगेंस्ट जाते हैं। तो यू विदड्रॉ दिस स्टेटमेंट दैट गोज अगेंस्ट द बाइबल, अदरवाइज फिर तू जान, तेरा काम जान, तुम्हें पता है क्या होगा। तो एक धमकी और गलीलियो घबरा गए। गलीलियो ने कहा ठीक है, मैं वापस ले लेता हूं। उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी वापस ले ली। फिर भी थोड़े शैतान निकले, होशियार निकले। उन्होंने कहा कि किताब में मैं जो लिख रहा हूं वो बात अपनी जगह है, लेकिन हकीकत में चांद, सितारे, सूर्य और पृथ्वी ये कोई मेरा मानकर नहीं चलते, वो मेरा सुनकर नहीं चलते, वो अपनी ही चाल चलते हैं। तो इशारा भी कर गए। अब ये उनकी नियति थी, ये उनका स्वधर्म था। ही डिडंट वांट टू कन्फ्रंट, ही डिडंट वांट टू डाई। ऐसा बड़ा कोई मुद्दा नहीं लगा कि आज के आज ये बात क्लियर हो ही जानी चाहिए। जब मानवता थोड़ा मैच्योर होगी, जब ह्यूमैनिटी थोड़ा मैच्योर होगी, जब उन्हें बात समझ में आएगी, ये मूर्ख लोग हैं, इनके साथ कौन लड़े, कौन भिड़े, कौन बिना मतलब अपनी जान गंवाए। तो उन्होंने जो खोजा, जो उनके लिए 100% सही था, उन्होंने वह भी ड्रॉप कर दिया। ये सारे किस्से कहानियां मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपका निर्णय सदा आपका होगा, आपके स्वधर्म के अनुसार होगा। आप में से कुछ क्रांतिकारी भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं, ये तो अपराध क्षम्य नहीं है, हम तो इसे पीक तक लेके जाएंगे, हम तो झगड़ा भी करेंगे, झंझट भी करेंगे। आखिर किसी ना किसी की वह भी तो प्रवृत्ति है, वह भी तो नेचर है। परमात्मा ने कोई एक ही तरह का फूल थोड़ी बनाया इस पृथ्वी पर। कैक्टस भी है, और जानते हो कैक्टस कितने काम का है। हम लोग फूल लगाते हैं, हमें लगता है फूल फूल फूल, ओनली बिकॉज वी आर फूल्स। लेकिन कांटे कितने उपयोगी हैं, कभी सोचा आपने? फूलों को बचाने के लिए, भोजन को बचाने के लिए, खेतों को बचाने के लिए जो बाड़ लगाई जाती है, वो सदा कैक्टस की कांटों की लगाई जाती है, ताकि जंगली जानवर ये वो आकर रौंद ना जाए, खा ना जाए, कुछ और ना हो जाए। तो भांति भांति के फूल हैं। परमात्मा ने हम सबको बस अपने जैसा बनाया है, तो किसी को किसी के जैसा होने की जरूरत नहीं। अपने भीतर की आवाज सुनना जरूरी है। तो उसके लक्षण मैं कह रहा हूं कि ऐसी आवाज, ऐसा निर्णय जो भीतर से आए और तुम सुकून महसूस करो, तुम बोलो कि यस, दिस इज इट, नाउ इवन इफ आई डाई इट इज ओके। जितने शिष्य हुए, जितने भक्त हुए, याद रखना वो इसी भाव से चले कि अब डोरी हाथ तुम्हारे। उन्होंने अपने जीवन की डोर किसी के हाथ सौंप दी और कहा कि बस अब जिए मरे, हम स्वर्ग जाएं, हम नरक जाएं, कहां ले जाओ, डज नॉट मैटर, हियर वी आर एट योर फीट। मीरा का उदाहरण देना चाहता हूं। मीरा जहर पीकर मरने के लिए भी राजी है,
क्योंकि भीतर से उसकी जो कॉलिंग है वो यही है कि मेरो तो गिरधर गोपाल। जहर पीने में भी सुकून है, जहर भी उसे अमृत की भांति लगता है, क्योंकि सही जीवन तो वही जीवन है जो हमने अपने स्वधर्म के अनुसार जिया, जो कॉम्प्रोमाइज करके जिया, वह जीवन नहीं। और जो मूर्छा में जिया वो तो सच में ही जीवन नहीं। मूर्छा में तो ना हम अपना जीवन जी रहे ना किसी और का जीवन जी रहे। कॉम्प्रोमाइज में भी कम से कम थोड़ा तो होश है कि चलो हम किसी सुख सुविधा को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हमने कुछ और छोड़ दिया, सुख सुविधा पकड़ ली, एक चुनाव तो किया। लेकिन मूर्छा में तो अक्सर हम कोई भी चुनाव नहीं कर रहे, हम सिर्फ धक्के खाते हैं। जैसी परिस्थितियां जहां हमें पहुंचा दें बस वही हमारा जीवन है। कितने लोग बिना अपने जीवन को कोई दिशा दिए, पहले माता पिता के अनुसार, समाज के अनुसार, पंडित पुरोहित पुजारियों के अनुसार, इसके अनुसार उसके अनुसार, सब औरों के अनुसार बस जीवन जिए चले जाते हैं। कभी ये प्रश्न ही नहीं उठता व्हाट डू आई वॉन्ट, मेरे जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, मैं कौन सा गीत गाने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। और ओशो याद रखना बहुत बहुत हमें गौरव देते हैं, बहुत हमें गरिमा देते हैं। ओशो कहते हैं हम सब यूनिक हैं और यहां पर कोई भी एक्सीडेंटल नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। हर कोई अपने साथ कोई एक गीत लेकर आया जो उसे गुनगुनाना है, उस गीत को गुनगुनाना है। ऐसा मत समझ लो कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं, आपकी कोई कीमत ही नहीं, यू डोंट मैटर। एवरी सिंगल इंडिविजुअल मैटर्स। परमात्मा हमारे माध्यम से जीना चाहता है, परमात्मा हमारे माध्यम से खिलना चाहता है, परमात्मा हमारे माध्यम से फलना चाहता है, फूलना चाहता है। परमात्मा हमारे माध्यम से ये जो कॉस्मिक डांस है उसमें शामिल होना चाहता है। क्या हम मदद कर रहे हैं? मूर्छा में जब हम जी रहे हैं हम बस अवरोध लिए बैठे हैं। ऐसा समझो किनारे किनारे बैठे, हम जीवन में शामिल नहीं हो रहे। तो जीवन में शामिल होना है, जीवन में शामिल होना है और इस ऊर्जा को उसकी अभिव्यक्ति होने देना है। इसलिए फिर से कह रहा हूं मैं कि कभी कभी सीटी बजने में भी कोई बुराई नहीं, ये भी याद रखना जीवन अंततः एक खेल ही तो है। कभी सीटी भी बज गई, ठीक है, तुमने थोड़ा कचरा साफ करते करते थोड़ा दूसरे घर में भी फेंक दिया जो रोज तुम्हारे घर में फेंक रहा था, तो कोई इतना बड़ा अपराध नहीं हो गया। अपने आप को माफ कर देना कि ठीक है, मूर्छा में मैंने कर दिया, हो गया मुझसे, मेरा मन जरा पलटी मार गया, दिल किया कि थोड़ा तो इसको भी सबक मिले। ओके, नॉट सच अ बिग डील। अपने आप को भी माफ करो, हो गया। और दूसरा रोज राशन पानी लेके तुम पर चढ़ रहा है, एक दिन तुमने जवाब में थोड़ा ठोक दिया, उसमें क्या फर्क पड़ गया, थोड़ा कुछ तुमने कह दिया। ओके, लोग ऐसा समझ लेते हैं कि धार्मिक होने का अर्थ है कि कभी झगड़ा झंझट ही नहीं हो, जरा भी झगड़ा ना हो, कभी आपस में कटकट ही ना हो। व्हाट नॉनसेंस। कटकट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। कभी थोड़ा कटकट भी तो होनी चाहिए। वो पत्नी क्या जो पति को कभी सताए ही नहीं, मतलब कभी भी ना सताए, कभी उसकी चाबी घुमाए ही नहीं, ये तो बेसिक्स ही गलत हो गए। वो पति क्या
जो पत्नी को पटाए नहीं या पत्नी से कुछ छुपाए नहीं, तो बेसिक्स ही गलत हो गए। तो ये खेल है, उस खेल को थोड़ी ना बंद कर देना है, उस खेल को भी एंजॉय करना है, उस खेल का भी मजा लेना है। नोक झोंक जिसे हम कहते हैं वह महत्वपूर्ण है, थोड़ी नोक। असली बात कि उसमें भी सीरियस नहीं हो जाना, अभी लड़े, अभी झगड़े, अभी एक हो गए। इट इज ओके, it is okay to fight also. It is these little fights, these little things, they are part of life, है ना? तो कभी कभी यह भी ठीक है, और अगर होश पूर्वक कर सको तो इतना मजा है, इतना मजा तुम सोच नहीं सकते, इतना मजा। एकदम से चिल्ला, एक जोर से, जानते हुए कि कोई किसी पे चिल्ला नहीं रहा, ऐसी ऐसी बातें कहो जानते हुए कि नो वन मीन्स एनी ऑफ दैट, बस दिल कर रहा बोल देना, खत्म कहानी, लो, ऐसा। और नए नए लोगों की शादी होती है, वो बेचारे प्यार ढूंढते हैं। मैं बोलता हूँ सिर्फ प्यार नहीं, तकरार भी ढूंढो। डोंट सेव टाइम ओनली फॉर लव, ऑल्सो कीप टाइम फॉर फाइटिंग। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो रखो, हो सके तो रोज दिन में आधा घंटा सिर्फ लड़ने के लिए रख लो। टाइम ही सेट कर लो, इतने बजे से इतने बजे अपना लड़ाई का टाइम है। एंड इट शुड बी मच बिफोर सनसेट, क्योंकि सारी महाभारत जो है सूर्यास्त के पहले समाप्त हो जानी चाहिए। सूर्यास्त के समय सुकून, प्यार, सेलिब्रेशन, वो सब ठीक है। उसके पहले थोड़ा झगड़ लो जो झगड़ना है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि और हल्का महसूस करोगे। लोग कहते हैं दो, द फैमिलीज दैट ईट टुगेदर स्टे टुगेदर। मैं आपको एक नया प्रपोजल दे रहा हूं, दोज हु फाइट टुगेदर ऑल्सो स्टे टुगेदर। लड़ो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने से मत लड़ो, अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट मत पैदा करो। और ऐसा कैसा प्यार जो थोड़ी सी तकरार न झेल पाए, ऐसा कैसा प्यार कि उसमें थोड़ी सा लड़ाई झगड़ा उसमें समाकर खो न जाए। बल्कि प्यार की निशानी ही वही है कि कितनी बड़ी तकरार हो वो भी जीरो हो जाए। असली प्यार तो वही है कि दुनिया भर के डिफरेंसेस, दुनिया भर के झगड़े झंझट सब उस प्यार के सागर में डुबकी लगाए और मेल्ट हो जाए, वो फिर दोबारा अपना सर ही ना उठा पाए, वो समाप्त ही हो जाए। तो अपने प्यार को भी इतना गहरा करो, इतना विशाल करो। तो दो ही बातें करनी हमें, होश को गहराना है, प्रेम को गहराना है ना? उसी प्रेम का दूसरा नाम है करुणा। होश से भरा प्रेम ही करुणा है। तो ध्यान और करुणा, ये दो चीज साध लो, सब सध जाता है, सब सध जाएगा। और ऐसे निर्णय लो जो सुकून दे। अभी कितना सुकून महसूस हुआ आपको, कितने लोगों को, जस्ट कल्पना करके कि हाँ हम लड़ भी सकते हैं। इमेजिन सो मच बर्डन ऑफ द हेड। नहीं तो दो लड़ाइयां चल रही है, एक आपस में लड़ाई, वो जो होनी है उसका कोई इलाज ही नहीं है। मतलब हमारे बुजुर्गों ने कहा है ना कि जहां तक दो बर्तन है तो वो खनक खनक पैदा होगी, वो आवाज करेंगे ही। एक तो वो लड़ाई, और दूसरी अपने अंदर लड़ाई के ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब प्यार में कमी है? नो। वाओ, वी कैन फाइट। वाओ, isn't that amazing? OMG, we can fight. It is part of love. Deep relaxation. होश गहराओ, प्रेम गहराओ, जीवन को जी भर के जियो।
साल खत्म हो रहा है तो कैसे जीते हो? कई सारी चीजें पूरी करते हो ना? क्यों ना ऐसा ही जिए कि बस खत्म होने ही वाला है। ये तो बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है, बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। इतने प्यारे प्यारे लोगों के जन्मदिन आते हैं ये इन्हीं कुछ दिनों में। मतलब 11 दिसंबर से जो शुरुआत होती है और 31 दिसंबर तक जो चलती है, मतलब ये दीज 21 डेज आर फुल ऑफ celebration, full of celebration. So why not really celebrate and why not live life as if it is only these 21 days? उस बीच में देखो आजकल कोई डाइटिंग नहीं कर रहा, कर रहा कोई? या उल्टी खोपड़ी होगी जो कर रही है। अब तो शादी भी हो गई, अब क्या? इन दिनों में कोई डाइटिंग, सब चीज बोल दी जाती है। हाँ, जो भी आप वो नए साल में देखेंगे, सब झगड़े झंझट टेंशन वो सब नए साल में देखेंगे। अभी सिर्फ मौज। मैं आपसे कहूं पूरा जीवन अपन ऐसे ही कर सकते हैं कि अभी मौज, मौज में जियो, खुश रहो।